पहाड़ों से दूर बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम चंदनपुर है। वो बहुत ही खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती को चार चांद यहाँ के आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग लगाते हैं। चंदनपुर गांव का एक अनोखा नियम यह है कि इस गांव में पुरुष के साथ साथ यहाँ की महिलाओं भी काम करने घर से बाहर जाती हैं। यह कहानी चंदनपुर की पड़ोस की ही गांव में रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम नैना है। नैना बहुत ही आलसी थी। वो दिन भर कोई काम नहीं करती थी। वो महीने में केवल 1 या 2 दिन ही काम करती थी और पूरे महीने घर में खाली पड़ी रहती थी। वह इतनी आलसी थी कि घर के एक काम दुख नहीं देती थी। यह सब देखकर नैना की माता पिता सोचते हैं। इतने बड़े घर में यह दिन भर पड़ी रहती है। अकेले रहते रहते इसका मन भी नहीं थकता है। गांव के सभी लोग कितने खुशहाल हैं। बस एक यही है जो फटे हाल जिंदगी जी रहा है। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों ना हम इसकी शादी करवा दें। अगर इसकी शादी करवा दे तो यह अपने पति के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकेगी। मुझे इसकी शादी के बारे में अशोक चाचा से बात करनी चाहिए। फिर बस वे अपने चाचा के घर चले गए और चाचा से बोला। चाचा, मेरी नैना अकेले रहते रहते थक गई हूँ। मैं सोच रहा था अगर आप इसकी शादी करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन श्यामलाल, तेरी नैना तो हमेशा घर में पड़ी रहती है और कुछ करती तो है नहीं। श्यामलाल, तू तो जनता ही है। जो लोग घर बसाते हैं उन्हें मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, और मेहनत मशक्कत तुम्हारी नैना करना नहीं चाहती, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। तभी नैना वहां आई और शादी की बात सुनकर बोली। चाचा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं खूब मन लगाकर मेहनत करूंगी और पैसे कमाऊंगी। लेकिन आप मेरी शादी करवा दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है, मैं जल्द ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कुछ ही दिनों में अशोक चाचा ने नैना की शादी पास ही के गांव चंदनपुर में एक लड़के से करवा दी। नैना की पति का नाम सुखीराम था। सुखीराम जब अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा तो सुखीराम के घर की हालत देखकर उसकी पत्नी नैना घबरा गई। वो सोचने लगी। हे भगवान, ये घर है, ये आगरा का ताजमहल। क्या साफ सुथरा बना रखा है घर को? क्या हुआ नैना, तुम क्या सोच रही? आज से घर तुम्हारा ही है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से घर भी खुशहाल हो जाएगा। तुम आराम कर लो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। जब सुखीराम घर लौटा तो उसे बहुत भूख लग गई थी। उसने नैना से कहा। नैना, कुछ खाने को दे दो। मैं तो खाना बनाना ही भूल गई और आज मेरी तबीयत भी कुछ खराब लग रही है। यह बात सुनकर सुखीराम बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद वह खुद जाकर खाना बनाया। आज इतना स्वादिष्ट और पेट भर के खाना खाई हूँ। अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज सुखीराम के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाया करूंगी। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। सारा घर का राशन खत्म हो जाता है। सुखीराम बहुत परेशान रहने लगा और वह यह बात किसी बताता भी नहीं था कि उसकी पत्नी कोई काम नहीं करती और यहाँ तक कि घर में खाना भी सुखीराम ही बनाता। एक दिन सुखीराम अपने पत्नी से बात कहता है। अब घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पकाऊं और क्या तुम्हें खिलाऊं। लगता है अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। और तुम तो जानती ही हो, इस गांव में उसी का घर अच्छे से चलता है जिसके घर की महिला खुद काम करने जाती है। तुम तो भर दिन सोती रहती हो। यह बात सुनकर नैना बोलती है। मैं अभी घर के राशन का इंतजाम करके आती हूँ। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। ये औरत तो एकदम निकटू है। इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी। ये तो कुछ काम करना ही नहीं चाहती। कुछ ही देर में नैना सामान से भरे 2 ठेले लेकर अपने घर आती है। इतना सारा राशन का सामान देकर सुखीराम अपने पत्नी से बोलता है। तुम्हारे पास तो एक भी पैसे नहीं थे,
तो फिर तुम ये सामान कहाँ से लेकर आई? मैं ये सारा सामान अपने दोस्त शीला की दुकान से उधार लाई हूँ। जब मैं कोई काम करूंगी तो उसके पैसे लौटा दूंगी। तुम ये उधार लाई हो। किसी का उधार लेना अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ करते तो हो नहीं, फिर उधार कैसे दे पाओगी? तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। मैं मूर्ख नहीं हूँ। हर चीज का पहले सही इंतजाम करके रखती हूँ। कुछ दिन फिर ऐसे ही चलता रहा। अंत में थक हार कर सुखीराम ने नैना के घर जाने का सोचा ताकि वह नैना की सारी बात उसके माता पिता को बता दे। वह सोचने लगा अगर उसके माता पिता उसे कुछ समझाए तो वो कुछ काम करेगी। अगली सुबह सुखीराम जल्दी उठकर नैना को बिना बताए उसके घर की ओर चल पड़ा। और इधर सुखीराम के घर के बाहर भीड़ जमा हुआ था। वे सारे लोग नैना से अपना उधार चुकाने को कह रहे थे। क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाती हूँ। कुछ दिन वहीं रह जाऊंगी और कर्ज वाले लोग भी नहीं परेशान करेंगे। और सुबह से सुखीराम भी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा है मैं छिपकर अपने मायके चली जाती है। पैर में बहुत दर्द होने लगा है। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेती हूँ, वरना घर पहुंचते पहुंचते तो मैं मर ही जाऊंगी। फिर नैना की नजर एक मोटरसाइकिल पर पड़ती है। मोटरसाइकिल को देखकर नैना खुशी से झूम उठती है। अरे वाह, कितना खूबसूरत गाड़ी है। इससे बेहतर सवारी मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन ये गाड़ी है किसकी? इसका मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है ये अपने मालिक की नजर से बचकर भाग गया है। वाह ऊपर वाले, वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इस गाड़ी की सवारी करके। फिर नैना उस गाड़ी के पास जाकर उसके सीट पर बैठ गया। नैना अपने कॉलेज के दिनों में ही गाड़ी चलना सीख चुकी थी। इसलिए उसने गाड़ी पर बैठी और बहुत तेजी से जाने लगी। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई कि नैना की हालत खराब हो जाती है। किसी तरह वह गाड़ी की रफ्तार को कम कर पाती है। फिर नैना ने उस गाड़ी को एक पेड़ के पीछे छिपा देती है। तभी उसकी दिमाग में ख्याल आया। कहीं इस गाड़ी का मालिक मुझे गाड़ी को छुपते देख लिया तो मेरी खैर नहीं। फिर नैना अपने घर की ओर निकल पड़ती है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचती इसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वह अंदर से पूरा घबरा जाती है कि कहीं सुखीराम ने उसके बारे में सब कुछ उसके पिता को बता न दिया हो। अरे नैना बेटी मैं अभी दामाद जी से तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है। बताइए सब ठीक ठाक है ना माँ? मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए आपकी दर्शन करने चली आई। पास खड़ा सुखीराम सब समझ रहा था कि नैना झूठ बोल रही है, वो तो मुझे लेने आई है। अच्छा होता कि इसके माता पिता को सब कुछ बता देता, मैं भी कमबख्त हूँ। रुको नैना बेटा, मैं तुम्हारे लिए और दामाद जी के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सुखीराम और नैना दोनों इस तरह खाना खाती जैसे मानो उसने कितने दिन से कुछ नहीं खाया हो। यह देखकर नैना की माँ समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो। खाने के बाद उसकी माँ बोलती है। आप दोनों थोड़ी देर आराम कर लो, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। कुछ देर बाद सुखीराम नैना से पूछता है। तुम इतनी दूर पैदल कैसे आ गई? तुम तो थक गई होगी। नहीं, मैं तो नहीं थकी। मैं बस से आई हूँ और मैंने बस का किराया भी चुकाई हूँ। अब मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। लगता है नैना कोई काम करने लगी, इसीलिए इसके पास पैसे आने लगे हैं। अच्छा है, कम से कम मेरा तो जान बचा। कुछ देर बाद सुखीराम के सास ससुर भी बाहर से आ जाते हैं। जैसे ही वे सब कुछ बातें करते हैं तभी बाहर शोर मचने लगता है। वे लोग भी घर से बाहर आते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है। हाय हाय, मेरा सारा मेहनत का कमाई लूट गया। हाय हाय, मेरा एक ही तो गाड़ी था,
उसे भी कोई चुरा ले गया। मैं उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता था। तभी नैना सोचने लगती है। कहीं ये वही मोटरसाइकिल की तो बात नहीं कर रहा है जिसे मैंने जंगल में छिपाई हूँ। अगर इसे पता चल गया कि मैंने उसे जंगल में छिपी हूँ, फिर तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। आप घबराइए मत, आपका गाड़ी जल्दी मिल जाएगा। जरा आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। आप घबराइए मत, आपका गाड़ी जल्दी मिल जाएगा। जरा आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। तुम्हारा गाड़ी किसी दुश्मन ने गांव के बाहर वाले जंगल में पैरों के पीछे छुपा दिया है। वो आदमी जल्दी से गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंचा। कुछ देर तलाश करने के बाद उस आदमी को गाड़ी एक पेड़ के पीछे मिल जाता है, जैसे कि नैना ने बताया था। उसके बाद वो आदमी अपने गाड़ी को लेकर गांव की ओर चल पड़ता है और फिर अपने गाड़ी से कहने लगता है। अरे मेरे प्यारे गाड़ी, मैंने तुझे कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, हर जगह ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिला। अगर नैना मुझे नहीं बताता तो शायद तू मुझे कभी मिल ही नहीं पाता। तेरे बगैर तो यार मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अरे भाइयों, नैना तो बहुत ही बड़ी अंतर्यामी है। उसने मेरा हाथ देखने से ही मेरे गाड़ी का पता बता दिया। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो या कोई चीज खो गई हो तो तुम नैना को अपना हाथ दिखाकर उसके बारे में पता कर सकते हो। ये बात सुनकर सभी गांव वाले नैना की प्रशंसा करने लगे। सुखीराम भी अपने पत्नी की प्रशंसा होते देख खुश हो गए। एक दिन रात के समय नैना को बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो घर से बाहर आ गई और फिर वो घूमने लगी। घूमते घूमते वो जंगल पहुंच गया। जंगल में उसका सामना चोरों से हो गया। चोरों को देखकर नैना बहुत घबरा गई। चोरों के सरदार नैना से पूछा। कौन हो तुम और इतनी रात में जंगल में क्या कर रही हो? अगर मैंने इन्हें सच नहीं बताया तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। मैं भी चोर ही हूँ, आज कुछ हाथ ना लगा, तो इसीलिए मैं अपनी घर जा रही हूँ। ओह, तो ऐसा है, तुम भी चोर हो। चलो हमारे साथ, आज हमें बहुत अच्छा मौका है। आज किसी गांव वाले के घर में चोरी करेंगे। अब नैना करती भी क्या? जैसे जैसे चोरों के सरदार उससे कहा वैसा वैसा वो करती गई। वे लोग एक अमीर घर में चोरी करने घुसे। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद नैना की नजर एक चांदी की थाली पर पड़ी। अंधेरे में भी बहुत चमक रहा था। नैना सोचने लगी। आज तो मेरी किस्मत जग गई। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसे बेचकर मैं खूब सारा पैसा कमाने वाली हूँ। लेकिन एक बार इसे देख तो लूं कि ये असली है या नकली। नैना ने चांदी की थाली को उठाया और उसे बजाना शुरू की। जैसे ही उसने इसे बजाया, आवाज सुनकर घर के सारे लोग जाग गए। सारे चोर घबरा गए और नैना सहित चोर और उनके सरदार भी पकड़े गए। सुबह होते ही उन्हें गांव के पंचायत में सारे पंचों के सामने पेश किया गया। जब सरपंच ने नैना से पूछते हैं, तुम तो एक लड़की हो, तुम्हें चोरी करने में शर्म नहीं आई? तब नैना बड़ी चालाकी से सरपंच से बोली। मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही सीधी सादी और एक शरीफ लड़की हूँ। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए थाल बजवाई थी। सरपंच ने नैना की बात पर विश्वास कर लिया। भला ये लड़की चोरों का साथी होते हुए भी थाली क्यों बजाएगी? अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही थाली बजाई होगी। शाबाश लड़की, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने बड़ी ही चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया। इस खुशी में तुम्हें 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाते हैं। फिर नैना 20 सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाती है। जब नैना अपने घर वाले को 20 सोने के सिक्के दिखती है तो उसके पति कहते हैं। अरे नैना, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाई हो? ये सोने के सिक्के मुझे सरपंच साहब ने दिए, क्योंकि मैंने चोरों को पकड़वाई हूँ। इसीलिए सरपंच जी ने मुझे ये 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए। हम लोग तो रात से तुम्हारी तलाश कर रहे थे। हमने तो समझा था तुम बगैर बताए अपने ससुराल चली गई, लेकिन तुमने तो बड़ी ही बहादुरी का काम किया, उन चोरों को पकड़वाया। पूरे गांव में नैना की होशियारी बात फैल जाती है कि सुखीराम की पत्नी बहुत ही होशियार है, उसने गांव में चोरी करने वाले चोरों को पकड़वाई है। गांव के बहुत से लोग नैना से मिलने आने लगे। ये सब तो मेरी ज्योतिषी विद्या का कमाल है।
मुझे तो एक दिन पहले ही पता चल गई थी कि गांव में चोरी होने वाली है। फिर मैंने उन चोरों को रंगे हाथ पकड़कर पंचों के पास ले गई। अब तो पूरे गांव में ये बात और भी ज्यादा फैल गई कि नैना एक बड़ी ही ज्योतिषी है, उसके पास हर चीज की मालूमात है। एक दिन अचानक जमींदार की पत्नी का हार चोरी हो गया। पूरे नगर में चोर की तलाश की गई, लेकिन चोर का कोई चाता पता नहीं चला। सहयोगी जी, चोर का कुछ पता चला कि नहीं? जमींदार साहब, अभी तक उस चोर का पता नहीं चला, लेकिन गांव में एक ऐसी औरत है जिसे हर चीज का ज्ञान है। वो जरूर हार के बारे में बता सकती है। कौन है वो आदमी जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला? जमींदार साहब, आप उसे जानते हो। वो लड़की वही है जिसे आपने चोरों को पकड़वाने की खुशी में 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए थे। जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नैना को हमारे पास लेकर आओ। सुना है कि तुम बहुत बड़ी ज्योतिषी हो, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। थोड़ा बहुत जानती हूँ अन्नदाता, ईश्वर की कृपा से। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। रानी का हार कोई चुरा कर ले गया है। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है, अब तुम हमें बताओ, मेरी पत्नी का हार कौन चुरा कर ले गया है? तुम्हारे पास कल तक का समय है। कल तक रानी का हार मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो हुक्म अन्नदाता, कल तक आपकी पत्नी की हार जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर नैना आपने घर चली गई और फिर सोचने लगी। अब क्या होगा नैना? मैं रानी का हार कहाँ से तलाश करूं? अगर मैंने कल तक जमींदार को उसकी पत्नी का हार नहीं दिया, तो वो तो मुझे सूली पर लटका देंगे। मुझे ये मेरे झूठ बोलने की सजा मिल रही है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरी मदद कर। नैना यह सोच ही रही थी कि उसके पास उसके पति सुखीराम आ जाता है। जमींदार को मुझसे कोई जरूरी काम था, बस इसी सिलसिले में बुलाया था। अच्छा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप जो सो जाओ, मैं अब सो जाती हूँ। फिर नैना घर के बाहर चारपाई पर लेट गई। वह पूरी रात सोचती रही कि कल जमींदार मुझे मार डालेगा, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो नैना उठकर खड़ी ही गई और खुद से बातें करने लगी। अरे निंदिया सुन, कल राजा गर्दन काटे उससे पहले तू आ जा। नैना ये बात खुद से इसलिए कहा रही थी कि नींद तुम जल्दी आ जाओ, सुबह तो जमींदार मेरी गर्दन काट ही देगा। उससे पहले आखिरी बार तो चैन की नींद सो जाओ। नैना की यह बात पड़ोस में रहने वाली औरत सुन लेती है, जिसकी नाम निंदिया थी। अरे, लगता है नैना ज्योतिषी को मेरे बारे में पता चल गया है। अब वो जमींदार को मेरे बारे में बता देगी। फिर राजा मुझे और मेरे पति को मार डालेगा। वह औरत जमींदार के घर में काम करती थी और वही जमींदार की पत्नी का हार चुरा कर लाई थी। नैना की ये बात सुनकर वो औरत डर जाती है। नैना, मुझे माफ कर दो। तुम जमींदार को मत बताना कि हार मैंने चुराया है, वरना वह मुझे और मेरे पति को मार देंगे। मुझे कैसे भी बचा लो, मैं लालच में आ गई थी। ठीक है, मैं जमींदार को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। जाओ, वो हार मुझे लाकर दो। फिर निंदिया नैना को वो हार लाकर दे देती है। अगली सुबह हार लेकर नैना जमींदार के पास पहुंच जाती है और फिर वो हार जमींदार को दे देती है। अपनी पत्नी की हार देखकर जमींदार बहुत खुश होते हैं और वो नैना से कहते हैं, नैना ज्योतिषी, तुम्हारा जवाब नहीं, वाकई हर चीज का ज्ञान है तुम्हें। तुमसे हम बहुत खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के इनाम में दे रहा हूं। फिर जमींदार नैना को 100 सोने के सिक्के देकर विदा कर देते हैं। अब नैना के पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। फिर नैना अपने पति को लेकर अपनी ससुराल चली जाती है और वो अपना सारा कर्ज चुका देती है। उसके बाद नैना एक बहुत ही आलीशान घर बनाती है और वह अब अपने पति के साथ बहुत प्रेम और मिलजुल कर रहती है।